दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा है व्हाट बुक्स एंड बुराइल टेल अस, यानी कि हमारी बुक्स और बुराइल हमें क्या बातें बताते हैं। अब आप सभी को बुक्स का मीनिंग तो पता होगा, बुराइल्स का मैं आप सभी को आगे इस चैप्टर के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप सभी को पहले बता दूँ, आज मैं क्या करूँगा आपके लिए, पहले पूरा पैराग्राफ को रीड करूँगा और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। आज मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको बच्चों की स्कूल की लाइब्रेरी की ट्रिप बताने वाला है। एज द बेल रैंग टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। When Mary stepped inside, she found that library was much larger than their classroom, and there were so many shelves all full of books. In one corner, a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that the cupboard is very special books on different religions. Did you know that we have a set of Vedas? वट आर दी वेदास? मैरी वंडर्ड, लेट अस फाइंड आउट। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे ही आपकी बेल बजती है तो टीचर अपनी क्लास के बच्चों को बोलते हैं कि चलो बच्चों मैं आपको फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी के अंदर लेके चलती हूँ। तो जैसे सभी बच्चे लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और उन्हीं के साथ एक बच्ची हमारी मैरी भी होती है। और वो मैरी जब लाइब्रेरी के अंदर एंटर करती है तो वो देखते हैं कि जो लाइब्रेरी का साइज है वो उनकी क्लास के कंपेरेटिव में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ पर बहुत सारे सेल्फ्स यानी कि आपके स्लेब हैं जिनके ऊपर बुकें रखी हुई हैं। अब एक कॉर्नर के अंदर एक कपबोर्ड था, उस कपबोर्ड के अंदर बहुत पुरानी और मोटी मोटी बुक्स रखी हुई थी। तो मैरी उसको जाके खोलने की कोशिश करती है, तभी टीचर उसको बोलती है कि बच्चे इसके अंदर आपकी हिस्ट्री की बहुत पुरानी बुकें हैं जो कि आपकी रिलीजियन के ऊपर बेस है, यानी कि आपके धर्म के ऊपर बेस है। क्या कभी आपने वेदा के बारे में सुना है? तो तभी वो मैरी कंफ्यूज हो जाती है और टीचर से पूछती है कि मैम वेदा क्या होता है। तो यार बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम वेदा के बारे में जानने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या हमारे वेद होते थे और कैसा उनके अंदर कुछ लिखा जाता था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। तो हमारा पहला टॉपिक आता है हमारे वर्ल्ड की सबसे पुरानी बुक। यू मे हैव heard about the Vedas. There are four of them: the Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and Athar Veda. The oldest Veda is the Rig Veda, composed about 3500 years ago. The Rig Veda include more than 1000 hymns called Sukta or well said. अब बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझाता है कि आपने वेदास के बारे में जरूर सुना होगा। जो आपके वेद होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है ऋग्वेदा, फिर आपका आता है सामवेदा, फिर आता है यजुर्वेदा, फिर आता है आपका अथर्ववेदा। अब बताता है कि इन सभी के अंदर से जो आपका ऋग्वेदा है वो सबसे पुराने वाला है, और जो आपका ऋग्वेदा फर्स्ट टाइम कंपोज किया गया था वो किया गया था आपका 3500 साल पहले। और बताता है कि जो आपका ऋग्वेदा उसके अंदर आपके बहुत सारे 1000 से भी ज़्यादा हाइमन है। अब यार हाइमन आपके डायलॉग टाइप में कुछ लाइंस होती हैं जो कि आपको पता हो हमारे ब्राह्मण्स वगैरह यूज़ करते थे पुराने टाइम के अंदर, तो वो हमारे हाइमन्स होते हैं। उनको ये बोलते थे सुक्ता, और वेल सेड इसको सुक्ता ही बोलते थे, वो बहुत अच्छी और उनकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। तो चलो आगे देखते हैं। These hymns are in praise of various god and goddess. These 3 gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, the god of warrior; and Soma, a plant from which special drink was prepared. अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि ये जो आपके हाइमन्स थे ये उनके जो उस टाइम पे गॉड और उनके यानी कि देवी और देवता होते थे ना, उनकी सराहना करते थे, उनकी प्रेज करते थे। इनके अंदर मेनली आपके 3 गॉड थे। सबसे पहले नंबर पे बताता है अग्नि, यानी कि जो आपकी आग है वो भी उनका एक गॉड था। दूसरे नंबर पे आता है आपका इंद्रा। इंद्रा को वो बोलते थे भाई योद्धाओं का राजा, योद्धाओं का राजा नहीं मतलब कि योद्धाओं का भगवान। उसके बाद आता है आपका सोमा। सोमा एक प्लांट था जहाँ से उनको एक स्पेशल टाइप की ड्रिंक मिलती थी। तो ये उनके 3 मेन गॉड थे। अब आप उनके गॉड्स के बारे में भी जान चुके हैं, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। These hymns were composed by sages, rishis, priests taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with a great care. अब दोस्तों क्या होता है कि जो आपके ये हाइमन थे इनको आपके सगीज ने लिखा था। अब सगीज क्या होते हैं? आपके ऋषि। अब ऋषि का तो आप सभी को पता ही है। अब आगे बताता है कि जो आपके उस टाइम के आपके ऋषि वगैरह होते थे वो अपने बच्चों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कराते थे, यानी कि जो वर्ड बाय वर्ड इस बात को उनको याद करा देते थे बहुत ध्यान के साथ में।
Most of the hymns were composed, taught and learned by men. A few were composed by women. The Rig Veda is in Old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learned in school these days. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपके ऋग वेदा थे वो मेनली मैन को सिखाए जाते थे, वुमेन को बहुत कम ही आपके जो वेदा थे वो सिखाए जाते थे। और उसके बाद बताता है कि जो आपकी उनके अंदर संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो आपकी वैदिक संस्कृत थी, यानी कि जो वो वाली संस्कृत थी और जो आप आज संस्कृत पढ़ते हैं अपनी क्लास के अंदर, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और वो दोनों बिल्कुल अलग अलग थी। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। Sanskrit and other languages. Sanskrit is a part of family of language known as Indo-European. Some Indian languages such as Assami, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. Asian languages such as Persian and Mandarin. European languages such as English, French, German, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। अब बच्चों यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है आपकी लैंग्वेज के बारे में जो बहुत कम बच्चों को पता होगी। ये बताता है कि जो आपकी संस्कृत लैंग्वेज है वो आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे आप है ना, आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे आपकी जो लैंग्वेज होती है वो भी अपनी अपनी फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे बताता है जो आपकी संस्कृत है वो तो किससे बिलोंग करती है, आपकी यूरोपियन फैमिली से, जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली। तो आपकी संस्कृत किससे करती है, इंडो यूरोपियन से। अब आगे आपको और लैंग्वेज के बारे में बताता, जैसे आपकी यहाँ पे बताता है कश्मीरी हो गई, सिंधी हो गई, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, असामी हो गई। साथ में एशियन की हमारी और भी लैंग्वेज जैसे आपकी पर्शियन हो गई। और फिर यूरोप की बात करें तो आपकी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सभी आपकी एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि है आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली। अब आगे आप सभी को बताता है दे आर कोल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। अब आप सोचते होंगे इनको फैमिली क्यों बोलते हैं, तो यार इनको फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके ओरिजिन के अंदर जहाँ से हमारा वर्ड स्टार्ट होता है वहाँ से हमारा सेम वर्ड ही यहाँ पे साउंड आता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाएगा एम का या फिर मैं का। टेक दी वर्ड मात्र संस्कृत, माँ हिंदी एंड मदर इंग्लिश। अब यहाँ पे आपके लिए मदर वर्ड का यूज़ किया, यानी कि माँ वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया है। बोलते हैं कि हम संस्कृत के अंदर तो बोलते हैं मात्र, और हमारी जो हिंदी है उसके अंदर हम बोलते हैं माँ, एंड जो हमारी इंग्लिश होती है उसके अंदर हम बोलते हैं मदर। तो आपने देखा हमारा स्टार्टिंग में सभी के एम वर्ड का यूज़ हुआ। तो ऐसे जो वर्ड्स हमारे स्टार्टिंग के सेम होते हैं वो हमारी एक ही फैमिली से वो हमारी लैंग्वेज बिलोंग करती है। जैसे यहाँ पे हमारी बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी, और आप सभी को बोलते हैं कि क्या आपने ऊपर कोई सिमिलैरिटी नोटिस की, तो ये तो आप समझ चुके हैं कि क्या सिमिलैरिटी थी, एम की सिमिलैरिटी थी। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। अब बताते हैं कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं वो सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंस दोज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बुर्मन फैमिली। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविड़न फैमिली। अब बताते हैं कि जो आपके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि आपके इंडिया के इस वाले पार्ट में, इस इधर वाले पार्ट में जो आपकी भाषा बोली जाती है वो मेनली आपकी तिब्बतो बुर्मन फैमिली से बिलोंग करती है। और जो आपकी यहाँ पे साउथ एरिया में बोली जाती है वो बिलोंग करती है आपकी द्रविड़न फैमिली से। एंड लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू दी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। और जो यहाँ पे आपके सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं वो बिलोंग करती हैं आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से। तो आपको आज बहुत ही कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा हमारी भाषा के बारे में। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लिस्ट द लैंग्वेज यू हैव हियर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। यहाँ पे बोलते हैं कि अब जो भाषा खुद बोलते हैं या जो आपके आसपास बोली जाती हैं, अब उनके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करो और पता लगाओ कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये काम आप करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जो भाषा आप बोलते हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। The Rig Veda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed and primarily less than 200 years ago. अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को ऋग वेदा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता है कि जो आपकी ऋग वेदा थी वो आपकी बुक लिखी नहीं गई थी, जबकि जो आप बुक्स पढ़ते हैं आजकल वो सभी लिखी होती हैं। जो आपकी ऋग वेदा थी वो ऐसे ही, जैसे दो पीपल यहाँ पे, ये आपका सगी है,
ये उसका स्टूडेंट है, ठीक है। सगी को ऋग्वेदा की नॉलेज है, स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है, तो सगी ने इसको ऐसे ही ओरली लर्न करा दी, यानी कि कोई लिख के इसको लर्न नहीं कराई। अब इसको ओरली इतनी अच्छे से लर्न करा दी कि इसको बिट बाय बिट, वर्ड बाय वर्ड हर एक बात उसकी याद है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी ऋग्वेदा है वो बहुत टाइम तक हमारी ऐसे ही कंटिन्यू रही। और यहाँ पे बोलते हैं कि अभी 200 साल पहले हम माना जाता है कि हमारी जो ऋग्वेदा थी वो लिखी गई है। बाकी आप समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले हमारी बुक थी वो हमारी ऋग्वेदा ही मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे पहले हमारी कंपोज्ड हुई थी बट लिखी नहीं गई थी। इसका ये फैक्ट आप याद रखना। तो आगे बात आती है हमारी हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने कैसे स्टडी की हमारी ऋग्वेदा को। Historian like archaeologists find out about the past, but in addition to material remain they examine with written resources as well। अब आप सभी जानते हैं कि जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके जैसे घड़े मिल गए, कोई पुरानी बिल्डिंग मिल गई, इन सभी को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और फिर हमें बताते हैं। बट वो साथ साथ में जो हमारी पुरानी बुक्स होती हैं उनको भी ज़रूर स्टडी करते हैं उस टाइम के इन्वायरमेंट को जानने के लिए। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो चलो जानते हैं कि उन्होंने हमारे ऋग्वेदा को कैसे पढ़ा। Some of the hymn in the Rig Veda are in the form of dialogue. This is a part of one such hymn, a dialogue between a sagi named Vishwamitra and two rivers। अब बताते हैं कि जो आपकी ऋग्वेदा के अंदर हाइमन आपके लिखे गए थे वो आपके मेनली डायलॉग की फॉर्म में होते थे। और यहाँ पे आपको एक डायलॉग बताने वाला है जो कि आपके विश्वामित्रा एंड आपकी दो रिवर्स के बीच में हुआ था। और वो दो रिवर्स थी आपकी ब्यास एंड सतलुज, दैट आर वर्शिप्ड एज गॉडेस, जो कि आपकी एक माता के उस पे पूजी जाती थी, यानी कि माता के जैसे पूजी जाती थी दोनों की दोनों रिवर्स आपकी। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 देन रीड ऑन। तो एक बार चलो मैं आपको मैप के अंदर इन दोनों रिवर्स की लोकेशन दिखा देता हूं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको इसका पूरा डिटेल देंगे कि उनके बीच में क्या डायलॉग के साथ में बातें हुई थी। तो दोस्तों ये है आपकी वो फिगर और इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। अभी देखो ये हो गई आपकी ब्यास रिवर और ये हो गई आपकी सतलुज रिवर, यहाँ से देखो आप, ठीक है, ये दोनों रिवर्स कैसे आ रही हैं। और मेरे ख्याल से जो आपका विश्वामित्रा था वो इस वाले एरिया के अंदर हुआ, तभी तो उसको मेरे ख्याल से दोनों रिवर्स एक साथ में दिखाई दी थी। चलो बाकी अब हम कंटिन्यू करते हैं और आगे रीड करते हैं और फिर आप सभी को बताता हूँ। वैसे मैंने आप सभी को ये चीज़ें आपके मैप नंबर 1 के अंदर भी दिखाई थी, अगर आपने उसे तब स्टडी कर लिया होगा तो आपको अभी इनके लोकेशंस के बारे में जरूर पता होगा। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। A page from a manuscript of Rig Veda. This manuscript of Rig Veda on birch bark was found in Kashmir about 150 years ago. It was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda as well as English translation. It is now preserved in the लाइब्रेरी ऑफ इन पुणे महाराष्ट्र। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो ये आपको फिगर दिखाई गई है ना, ये आपकी ऋग्वेदा के किसी एक पेज की है और ये आपका बहुत ही टाइम पहले लिखा गया था, यानी कि आपके 150 साल पहले कुछ ये चीज़ आपकी लिखी गई थी और आज तक हमारी ये प्रिजर्व करके रखी गई है हमारी पुणे की लाइब्रेरी के अंदर, जो कि आपके महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। और यहाँ पे आपके ऋग्वेदा के कुछ हाइमन्स लिखे गए हैं, तो आप इस फिगर को देख के पता लगा सकते हैं कि आपका ऋग्वेदा का हाइमन्स कैसे लिखे जाते होंगे और उनकी कैसी लैंग्वेज रहती होगी। और बताते हैं कि ये आपका पहला वो पेज है जो कि इंग्लिश के अंदर फर्स्ट टाइम कन्वर्ट हुआ है। तो इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखना। अब आगे हम बात करते हैं हमारे विश्वामित्रा की एंड रिवर्स की, जो कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि उनके बीच में हमारे क्या डायलॉग्स हुए। तो सबसे पहले विश्वामित्रा बोलते हैं, और रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काल्व्स। अब विश्वामित्रा बोलता है कि ओ नदियों, आप इतनी ऊपर से इतनी स्पीड में आ रहे हो, हमारे घोड़ों की तरह बिल्कुल भागती हुई आ रही हो और आप बिल्कुल शाइनी और अच्छी दिखाई दे रही हो, जैसे कोई गाय अपने बछड़े को चाट रही हो। यू मूव लाइक चैरियोट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। अब बोलता है कि आप सभी के अंदर इंद्रा की पावर है और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और बहुत स्पीड के अंदर आ रही हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलना चाहती हो। दी रिवर्स, तभी आपकी रिवर्स बोलती हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप, व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सगी। तो तभी वो रिवर्स बोलती हैं कि भाई हमें जो रास्ता हमें गॉड ने दिया है हम उसी रास्ते पे चल रही हैं और आप हमें क्यों रोकना चाहते हो और क्यों हमसे ऐसी बातें कर रहे हो ओ सगी, ओ ब्राह्मण, ओ ऋषि, ओ विश्वामित्र।
तभी विश्वामित्र अगेन बोलता है, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम डिस्टेंस विद हिज चैरियट एंड कार्ट, लेट योर वाटर नॉट राइज अबोव आवर एक्सेल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। तभी आपका विश्वामित्र बोलते हैं कि नदियों, आप अपने पानी के सतर को थोड़ा ऊपर मत उठाना, जिससे कि मैं और मेरे साथ जो ये सिंगर बहुत दूर से आया है हम दोनों आपको क्रॉस कर लें। तो देखते हैं अब आगे रिवर्स क्या बोलती हैं। दी रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। तो रिवर्स कहती हैं कि हमने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, अब आप दोनों रिवर्स क्रॉस कर सकते हैं। हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हाइमन वॉज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर द रिवर्स फ्लो। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सगी लिव्ड इन द सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स। दिस इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू द हॉर्सेज एंड काउस। अब बच्चों, यहाँ से हमारे हिस्टोरियंस को बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट बातें सीखने को मिली। एक तो उन्हें ये पता चला कि ये जो आपका हाइमन था वहाँ पे लिखा गया जहाँ पे आपकी दोनों रिवर्स साथ में बहती थी, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर। मैंने भी आप सभी को पीछे पीछे अभी यही बताया था ना आपकी मैप के अंदर। और आगे आप सभी को बताते हैं कि उस टाइम के ऊपर आपके एक तो काउज और एक आपके हॉर्स, यानी कि ये दोनों के दोनों एनिमल आपकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते होंगे। तभी तो इन दोनों को आपकी रिवर्स के साथ में कंपेयर किया है। तो इससे हमें क्या दो बातें पता चली, एक तो हमारा हाइमन ये वहाँ पे लिखा गया जहाँ पे ये दोनों रिवर्स थी, और यानी कि इससे हमें ये बात पता चलती है कि उस टाइम के अंदर हमारी दोनों रिवर्स ये थी, और साथ में यहाँ पे हमारे काउ भी थी, हॉर्स भी थी, और ये दोनों के दोनों एनिमल्स की बहुत ही ज़्यादा लोग वैल्यू समझते थे। डू यू थिंक चैरियोट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन्ड। अब बताता है कि इसके अंदर आपको रथ के बारे में, चैरियोट के बारे में भी बताया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के ऊपर लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे अब आप बस और ट्रेन का यूज़ करते हो, वो अपने चैरियोट का यूज़ करते होंगे, रथ का यूज़ करते होंगे, और बोगी वगैरह भी उस टाइम के अंदर होंगी। अदर रिवर्स स्पेशली द इंदस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हाइमन। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। अब आप सभी को बताते हैं कि जो आपकी ट्रिब्यूटरी थी आपकी इंदस की और सरस्वती की, ये बहुत बार बहुत सारे हाइमन्स के अंदर ऋग्वेदा के अंदर मेंशन कर रखी हैं, और आपकी गंगा यमुना भी एक बार मेंशन की है। अब आगे आप सभी को बोलता है, लुक एट मैप 1 एंड लिस्ट 5 रिवर्स दैट आर नॉट मेंशन इन द ऋग्वेदा। अब आप सभी को बोलता है कि आप अपने मैप नंबर 1 पे जाओ, यानी कि चैप्टर 1 के अंदर जो आपका मैप है उसको जाके देखो, और 5 ऐसी नदियाँ ढूंढो जो कि आपकी ऋग्वेदा के अंदर नहीं लिखी गई। अब यहाँ पे आपकी इंदस हो गई, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ये तो आपको पता चल गया। साथ में आपकी गंगा और यमुना भी हो गई। तो जो बाकी नदियाँ बच गई वो आपकी ऋग्वेदा के अंदर नहीं है, तो आप उन्हें ईजिली ढूंढ सकते हैं। ये काम आपका होमवर्क है, तो आपको खुद से जाके ढूंढना है। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे बच्चों आपका टॉपिक आता है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, यानी कि आपकी कैटल्स, साथ में आपके घोड़े और साथ में आपके रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। अब बताता है कि आपकी ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो कि आपकी कैटल से, आपके बच्चों से, और स्पेशली सन्स यानी कि जो लड़के होते थे उनसे, और आपके घोड़ों से रिलेट करती हैं। Horses were yoked to chariots that are used in battles which are fought to capture cattle। अब बताते हैं कि जो आपके घोड़े थे वो रथ के अंदर जोड़े जाते थे, जो कि रथ आपके युद्ध के अंदर यानी कि फाइट के अंदर उस टाइम के अंदर यूज़ किए जाते थे। किसके लिए? यानी कि पशुओं को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर द लैंड विच वर इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्ड क्रॉप्स that repined quickly such as barley. Some battles were fought for water and to capture people। अब बताता है कि आप यही मत समझना कि उस टाइम पे सिर्फ पशुओं के ऊपर लड़ाई होती थी, उस टाइम के ऊपर लैंड के ऊपर भी लड़ाई होती थी, जो कि आपकी अभी भी होती है। अब लैंड के ऊपर लड़ाई क्या थी कि भाई हमारी ये लैंड अच्छी है, इसके अंदर हमारी ज़्यादा फसल उगाई जा सकती है, स्पेशली बारले यानी कि जौ, तो उसके ऊपर आपकी अक्सर लड़ाई होती रहती थी। और बताता है कि आपकी बहुत बार पानी के ऊपर और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी लड़ाई वहाँ पे होती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and rest was distributed among the people। अब बताते हैं कि यहाँ पे जो आपका लीडर होता था ना, वो क्या करता था, जो भी इन सभी इंसान का यहाँ पे लीडर होता था उस टाइम के लोगों का, वो क्या करता था, जैसे उन्होंने युद्ध किया, अभी उस युद्ध से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जीती, जैसे उन्होंने कोई 5 चीज़ जीत ली, ठीक है। अब 5 में से वो क्या करता था, उसने 2 तो अपने पास रख ली और 2
ब्राह्मण को दे दी यानी प्रीस्ट को दे दी, और एक लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या फिर ये आपकी वैल्यू चेंज भी होती रहती थी, यानी कि कुछ वो अपने पास रखता था, कुछ आपके प्रीस्ट को देता था और कुछ आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर देता था लोगों के बीच में। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offering were made into the fire। अब बताता है कि आपकी कुछ जो चीज़ें वो लूट के लेके आते थे या फिर कुछ भी उन्हें युद्ध के अंदर जीती होती थी, उनमें से कुछ पार्ट वो बाहर निकाल देते थे, जो कि आपका यज्ञ वगैरह के अंदर, यानी कि जो आपको पता आज भी हम पूजा पाठ करते हैं यज्ञ के आसपास बैठ के, तो उस कामों के लिए वो उसके अलग से निकाल देते थे। These were meant for gods and goddess। offering could include ghee, grains and in some cases animals। वो बताता है कि इसके अंदर मेनली आपके होते थे एक तो घी, एक आपके ग्रेन्स और साथ में आपके एनिमल्स, जो कि आपके यज्ञ के अंदर यूज़ किए जाते थे। आपको भी पता होगा हम बहुत बार एनिमल्स की बलि चढ़ाते हैं, तो वो कुछ ऐसा काम उनका उस टाइम के अंदर होता होगा। Most men took part in these wars। There were no regular army but there were assemblies where people meet, discussed matter of war and peace। they also chose leaders who were offer brave and skillful warrior। अब आप सभी को बताता है कि वहाँ पे कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि राजा ने अपना महल बना रखा है, उसके अंदर लीडर बैठा है और साथ में बाहर उसकी आर्मी खड़ी है, यानी कि कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट ऐसे असेंबली बना रखी थी। जैसे मानो अब वॉर होने वाला है तो सभी गाँव वाले इकट्ठे हो गए, उनका लीडर साथ में इकट्ठा हो गया, सलाह मिला ली कि हमें पीस करनी है, वॉर करना है, और जो भी करना था वो कर लिया, और जीतना था जीत गए, हारना था हार गई, वो उनके ऊपर डिपेंड करता था। और वो अपने स्किलफुल वॉरियर्स को और ब्रेव वॉरियर्स को भी साथ में जरूर लेते थे। अब आगे आप सभी को बताता है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल्स, यानी कि कैसे हम उस टाइम के लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। There are several ways to describe people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices। Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग वेदा। अब बताता है कि जो हमारे ऋग वेदा के अंदर लोग रहते थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को उनकी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वो क्या काम करते थे, काम के बेस पे भी हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, साथ में वो क्या बोलते थे उसके बेस पे भी, उसकी फैमिली के बेस पे, कम्युनिटी के बेस में वो क्या प्रैक्टिस यूज़ करते थे प्रैक्टिस के बेस में। और ऋग वेदा के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए गए हैं और लोगों के नाम अलग अलग वहाँ पे दिखाए गए हैं। अब आगे आप सभी को बताता है देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ देयर वर्क। अब बताता है कि मेनली यहाँ पे दो ग्रुप्स के बारे में ऋग वेदा के अंदर बताया गया है उनके काम को देखते हुए, यानी कोई और चीज़ के ऊपर नहीं बताया, सिर्फ काम के ऊपर बताया। आप इस बात को याद रखना। सबसे पहले बताता है प्रीस्ट यानी कि आपके बाबा हो गए, ऋषि हो गए, ये सभी चीज़ें। समटाइम्स कोल्ड ब्राह्मण, जिनको हम ब्राह्मण भी बोलते हैं, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड दी Rajas। These were not like the ones you will learn about later। They did not have capital cities, place or armies, nor did they collect taxes। Overall son not automatically succeeded fathers as Raja। अब यहाँ पे आपको बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बात बताता है इन राजाज के बारे में, और बताता है कि जो इस टाइम के आपके ये ऋषिज आपके ब्राह्मण्स होते थे, इनका काम एक ही होता था कि जो यज्ञ वगैरह होते हैं, कोई रिचुअल वगैरह होती है, कोई सेरेमनी वगैरह होती है ना, तो वही इनका काम होता था करना। अब राजा के बारे में यहाँ पे बताता है कि ये वाले राजा वो वाले राजा नहीं थे जो अपने पूरे बड़े बड़े महल बनाते थे, साथ में आर्मी रखते थे, लोगों से टैक्स यानी कि कर वसूलते थे, साथ में जो उनका बच्चा होता था राजा के मरने के बाद वो उसकी गद्दी पे बैठता था। तो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं था। जबकि आपने अभी भी पीछे पढ़ा कि ये वाले राजा कैसे लीडर थे, यानी कि कोई वार होने वाला, जब सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और किसी एक चालाक इंसान को या फिर किसी समझदार इंसान को उनका लीडर बना दिया। अब उनकी बात हुई भी वार में पीस करनी है या वार करना है, जो भी उनका मन किया उन्होंने कर लिया। अब आगे आप सभी को बोलता है रीड द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट राजाज डिड। अब आपको बोलता है आप पीछे जाके एक बार अगेन पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम के राजा क्या चीज़ करते थे। मैंने आपको वो बात ओरली बता दी है, बाकी आप एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पीछे रिवाइंड कर सकते हैं। Two words were used to describe the people or the community as a whole। Once was the word jana and which we still use in Hindi and other languages। The other was wish। The word vishya comes from wish। You have learned more about this in chapter 5। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि वहाँ की कम्युनिटी को पूरी की पूरी को डिस्क्राइब करने के लिए वो कुछ वर्ड्स का यूज़ करते थे। जैसे आज भी आप सभी यूज़ करते हैं कि भाई ये हमारा जाट है, ये हमारा ब्राह्मण है, ऐसे हम लेबल करते हैं ना, तो वैसे उस टाइम पे भी वो कम्युनिटीज़ को लेबल करते थे। जैसे कि वो बोलते थे जना या फिर आपका विश वगैरह, ठीक है।
जैसे कि आपको यहाँ पे बताता भी है कि वो आपकी पूरी जो बड़ी कम्युनिटी होती थी उसको बोलते थे जना, और साथ में उसको विश भी बोलते थे। बट जो हमारा जना वर्ड है उसको हम आज के टाइम पे भी यूज़ करते हैं, और जो आपका वेश्या वर्ड है ना वो भी आपके विश वर्ड से यहाँ पे निकल के आया है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा स्टडी आपके चैप्टर 5 के अंदर करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। हम चैप्टर 5 के अंदर इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Several wish or jana are mentioned by name, so we find reference to the Puru jana or wish, the Bharat jana or wish, the यदु जना और विश एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको कुछ विश और जनाज के नाम बता रखे हैं, बाकी आप जना बोलो या विश बोलो, आपकी बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, बस ये नेम अलग अलग दे रखे हैं अलग अलग लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे आपके कुछ उसके जना के नेम बताए, जैसे आपका पुरु जना, फिर भारत जना, फिर आपका यदु जना, फिर बताया आपका यहाँ पे विश, और उसके बाद बोल दिया सो ऑन, और भी बहुत सारे ऐसे ही हैं। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर? क्या आपको इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? तो आप देख सकते हैं आपको जो भी नाम इनमें से जाना पहचाना लगता है। Sometimes the people who compose the Hyman describe themselves as Aryans and called their opponents दसाज और the दसूज। अब बताता है कि जो भी लोग ये हाइमन ऋग्वेदा के अंदर लिखते थे वो खुद को क्या बोलते थे कि हम आर्यंस हैं, और जो उनके अपोनेंट थे यानी कि उनके अपोजिट थे उनको वो बोलते थे भाई ये हैं दास या फिर दसाज। These were peoples who did not perform sacrifices and probably spoke different languages। ये वो लोग थे जो ना तो उन जैसी भाषा बोलते थे और ना उनके जैसे कोई सेक्रीफाइस या फिर सेरेमनी रिचुअल वगैरह परफॉर्म करते थे। लेटर द टर्म दसा एंड द famine dasi came to be mean slaves. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners, who could make them to do whatever work they want। अब यहाँ पे बताते हैं कि बाद में क्या होने लगा, जो आपका ये दास था या फिर दसूज वर्ड था, ये आपका स्लेव यानी कि नौकर के लिए यूज़ किया जाने लगा, और इसके अंदर आपके मैन भी थे और वुमेन भी थे, दोनों इंक्लूड थे। ये वो लोग होते थे जो कि आपके युद्ध में जीते जाते थे, यानी कि वॉर के अंदर जीते जाते थे। बाद में ये एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किए जाते थे, यानी कि कोई संपत्ति की तरह, और वो जो भी काम इनका मालिक इनको बोलेगा इन्हें करना होता था। While the Rig Veda was being composed in northwest of the subcontinent, there were often development elsewhere. Let us look at some of these। अब बताते हैं कि वैसे तो आपका ऋग वेदा आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर यानी कि आपके इस पार्ट के अंदर लिखा गया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर। बाकी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई और भी बहुत सारी अलग अलग जगह हुई, उसके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आज के पार्ट 1 के अंदर इतना ही। पार्ट 2 भी मैं आप सभी के लिए जल्दी ही लेके आऊँगा। अगर आप पार्ट 2 को मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।